गुड आफ्टरनून बच्चों। क्लास 10 की इतिहास की कक्षा प्रारंभ हो गई है। रवि सर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग इतिहास का जो पहला अध्याय है, चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद के बहुत सारे बिंदु को पढ़ते हुए आज हम लोग हंगरी के बारे में, कल की जो कक्षा थी वो यूनान के स्वतंत्रता पर आधारित था। यूनान में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, उसके संबंध में हमने सोमवार और मंगलवार को 2 कक्षाओं में चर्चा की। आज की कक्षा में हम लोग हंगरी के स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे। हंगरी में कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ, इस पर बात होगी। और यह बहुत छोटा सेगमेंट होगा क्योंकि हंगरी के बारे में बहुत विस्तार से आपके पाठ्यपुस्तक में पढ़ना नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सभी में राष्ट्रवादी विचारधारा कॉमन बात है, यानी हर जगह राष्ट्रवाद के लिए ही आंदोलन हुए, विद्रोह हुए। और राष्ट्रवादी विचारधारा की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो उसके लिए बहुत सारे घटक, बहुत सारे कारक उत्तरदायी थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि हंगरी भी किसी न किसी शासन व्यवस्था के अधीन रहा होगा, किसी के शासन व्यवस्था से वो प्रताड़ित रहा होगा। ऑस्ट्रिया, जी, ऑस्ट्रिया ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था और इस क्रम में ऑस्ट्रिया से मुक्ति चाहता था हंगरी। और आंदोलन का नेतृत्व फ्रांसिस डिक और कोशुथ नाम के 2 क्रांतिकारी आंदोलनकारियों ने दिया। फ्रांसिस डिक और कोशुथ नाम के 2 क्रांतिकारी आंदोलनकारियों की महत्वपूर्ण विषय आज पढ़ा रहा हूँ। बीच बीच में थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हो रहा है क्योंकि फेसबुक लाइव में इंटरनेट कनेक्शन बहुत मायने रखता है। और इंटरनेट अगर अच्छा है तो आप अच्छे ढंग से सुन पा रहे होंगे। अगर मेरा ऑडियो और वीडियो क्वालिटी सही है तो आप यस लिखेंगे, क्योंकि कक्षा तभी सफल होगी जब मेरी बात आप तक पहुंच। तो बच्चों, आप लोग एक बार ज़रूर बता दें कि यह जो मेरा लाइव सेशन है वो आप तक पहुंच रहा है सही ढंग से या नहीं। अगर ऑडियो और वीडियो क्वालिटी दोनों सही है तो आप ओके लिखें ताकि मैं समझ जाऊं और मैं कंटिन्यू कर सकूं। मैं बात कर रहा हूं हंगरी में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में। हंगरी में राष्ट्रीयता के उदय के क्रम में यह भी मैंने बताया कि वहां ऑस्ट्रिया का शासन था, ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था और उससे मुक्त होना चाहते थे हंगरी के लोग। हंगरी में 2 महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों की चर्चा मैंने की, एक कोशुथ और दूसरा फ्रांसिस डिक। कोशुथ और फ्रांसिस डिक में कोशुथ का जो विचार था वो क्रांतिकारी विचार था। वो परिवर्तन चाहते थे, वो वर्गहीन समाज की कल्पना किए हुए थे और इस वर्गहीन अपने उनके जो क्रांतिकारी विचार थे उसे उन्होंने जनता तक पहुंचाना चाहा और बहुत हद तक पहुंचाया। लेकिन ऑस्ट्रिया किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था कि हंगरी उसके हाथ से निकल जाए, हंगरी स्वतंत्र हो जाए। फलतः उसने कोशुथ पर प्रतिबंध लगा दिया। फ्रांस में लुई फिलिप के पतन का हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन पर प्रभाव पड़ा, विशेष प्रभाव पड़ा। कोशुथ ने ऑस्ट्रियाई आधिपत्य को नकार दिया, विरोध करना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रिया का बड़े पैमाने पर कोशुथ ने विरोध, व्यवस्था में बदलाव, व्यवस्था में परिवर्तन की मांग उसने। इसका प्रभाव हंगरी के साथ साथ ऑस्ट्रिया की जनता पर भी पड़ा। दोनों तरफ विद्रोह होने लगे और इसके कारण राष्ट्रीयता के पक्ष में और आंदोलन हुए। 31 मार्च 1848, तारीख नोट कर लें, 31 मार्च 1848 ऑस्ट्रिया की सरकार को झुकना पड़ा
और हंगरी स्वतंत्र हो गया। हंगरी की सारी शर्तें मान ली गई। हंगरी अब ऑस्ट्रिया के अधीन नहीं रहा। ध्यान दीजिएगा कि ऑस्ट्रिया लंबे समय तक हंगरी के प्रभुत्व में रहा। वहाँ की जनता ऑस्ट्रिया के शोषणकारी नीति से खुद को मुक्त करना चाहती थी और इन आंदोलनकारियों का नेतृत्व किया कोशुत और फ्रांसिस डिक ने। इस क्रम में कोशुत के विचार अत्यंत, वो व्यवस्था में बदलाव लाना चाहते थे और अपने भी इस विचारों को उसने जनता तक फैलाने का प्रयास किया। ऑस्ट्रिया ने क्या किया? कोशुत के इस प्रयास को प्रभावित किया, उसने इसे रोका। बावजूद इसके कोशुत ने अपने प्रयास जारी रखे। इसलिए आप लोग भी अपने प्रयास सदैव जारी रखिएगा, तभी सफलता मिलेगी। और सफलता मिली। ऑस्ट्रिया ने 31 मार्च 1848 को हंगरी की सारी शर्तें, हंगरी की सारी बातें मान ली। अब देखिए क्या क्या हुआ परिवर्तन। मैंने बताया थोड़ी सी छोटी होगी, हम लोग 12 से बातों को समाप्त कर लेंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें होंगी। जिस तरह से आपने सोमवार को यूनान में राष्ट्रीयता का उदय, फिर यूनान की स्वतंत्रता, तुर्की के चंगुल से कैसे यूनान मुक्त हुआ, ये एड्रियानोपुल की संधि आपने देखा। तमाम बातों को देखते हुए आज हम लोग आगे बढ़ गए हैं और आज हम लोग पढ़ रहे हैं हंगरी की स्वतंत्रता के बारे में। हंगरी को किससे स्वतंत्रता चाहिए था? ऑस्ट्रिया से। और ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि हंगरी उससे मुक्त हो, लेकिन कुछ ऐसे क्रांति जिनके प्रभाव में आकर, जिनके दबाव में आकर ऑस्ट्रिया को झुकना पड़ा और मार्च के अंतिम दिन यानी 31 मार्च 1848 को ऑस्ट्रिया ने हंगरी के तमाम शर्तों को स्वीकार कर लिया। ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से परिवर्तन हुए, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं पॉइंट वाइज। पहला तो कोशुत। कोशुत एक क्रांतिकारी, प्रश्न आ रहा है कि कोशुत कौन है? कोशुत हंगरी का क्रांतिकारी था जो हंगरी को आज़ादी दिलवाना चाहता था। जैसे भारत में भगत सिंह थे, लाला लाजपत राय थे, वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग थे, इसी तरह क्रांतिकारी था कोशुत जो ऑस्ट्रिया चंगुल से हंगरी को स्वतंत्र कराना चाहता था। ठीक है, समझ गए? अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रिया ने हंगरी की सारी शर्तें मान ली और इस क्रम में स्वतंत्र मंत्री परिषद का गठन हुआ। स्वतंत्र मंत्री परिषद का गठन के साथ साथ उस मंत्री परिषद में सिर्फ हंगरी के लोग होंगे, यह भी शर्त रखी गई। ऐसा नहीं कि अभी भी उस मंत्री परिषद में हंगरी के लोग नहीं होकर के ऑस्ट्रिया के लोग हो जाएं, ऑस्ट्रिया का प्रभाव दिखे। तो यह शर्त रखी गई कि मंत्री परिषद तो स्वतंत्र है ही, साथ ही साथ इस मंत्री परिषद में हंगरी के सदस्य ही होंगे। इसके बाद प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए। प्रेस की स्वतंत्रता होना बहुत जरूरी है, यानी अखबार, टेलीविज़न, रेडियो या मीडिया कोई भी माध्यम जब तक वो स्वतंत्र नहीं होगा, जब तक वो सरकार की आलोचना करने के लायक नहीं होगा, तब तक किसी देश में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। और इसी बात के महत्व को ध्यान में रखते हुए हंगरी में भी प्रेस की स्वतंत्रता दी गई। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सेना का गठन किया गया, क्योंकि देश को बाहरी खतरे से बचाना था। फिर से कोई बाहरी शक्ति हंगरी पर आक्रमण न करे, उसे अपने कब्जे में न ले ले, अपने प्रभुत्व न ले ले, इसलिए एक राष्ट्रीय सेना गठित की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सेना का गठन किया गया आज़ादी के बाद। ऑस्ट्रिया के चंगुल से छूटने के बाद सामंती प्रथा समाप्त हो गई, जमींदारी व्यवस्था समाप्त हो गई। अब जो है प्रतिनिधि वाली जो सभा थी, डायट, जैसे हमारे यहाँ संसद भवन होता है ना, हमारे प्रतिनिधि वहाँ भागते हैं, हमारे द्वारा चुने गए सांसद वहाँ बैठते हैं, हमारे लिए कानून बनाते हैं, हमारे बारे में विचार करते हैं, हमारी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। उसी तरह से हंगरी में भी प्रतिनिधियों की सभा जो डाइट थी, उसकी अब प्रतिवर्ष बैठक होने लगी, जिसकी बैठक पहले कभी नहीं होती थी। ऑस्ट्रिया इसकी बैठक होने ही नहीं देता था। फलतः एक नई शुरुआत, हंगरी में एक नया सूरज हुआ। ऑस्ट्रिया के इस चंगुल से स्वतंत्र होने के बाद मंत्री परिषद का गठन होना,
प्रेस की स्वतंत्रता और फिर प्रतिनिधि सभा डाइट प्रत्येक वर्ष बैठक होना अपने आप में हंगरी वासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद मैं बता दूं कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट आज भी है। हंगरी की राजधानी का नाम है बुडा, नोट कर सकते हैं आप। हंगरी यूरोप का एक देश है जिसकी राजधानी है बुडापेस्ट। ठीक है, टूथपेस्ट मत समझ लीजिएगा, बुडापेस्ट। अंत में इस आंदोलन के बारे में थोड़ा सा कंक्लूजन मैं दे दूं कि ऑस्ट्रिया के चंगुल से हंगरी आज़ाद होना चाहता था। इस कड़ी में कई सारे आंदोलनकारी आ गया है, जिसमें कोशुथ और फ्रांसिस डिक का नाम उल्लेखनीय है। इन दोनों के प्रयास से ऑस्ट्रिया को झुकना पड़ा और अंततः आज़ाद हुआ। बहुत सारे सुधार हुए। सुधार की कड़ी में जो इनके द्वारा शर्त रखी गई थी उन शर्तों को माना गया। शर्त क्या क्या थी कि मंत्रिपरिषद का गठन होगा, ये मंत्रिपरिषद स्वतंत्र होगा, इसमें हंगरी का ही सारे सदस्य हंगरी के होंगे, ऑस्ट्रिया का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसके बाद प्रेस को स्वतंत्रता दी जाएगी। जो वहां की प्रतिनिधि सभा उसकी एक बैठक हर वर्ष होगी। जो सामंती व्यवस्था थी, जो शोषण मूलक व्यवस्था थी हंगरी, जो ऑस्ट्रिया ने स्थापित कर रखा था कई वर्षों से, उसे समाप्त किया गया। और इस प्रकार इस आंदोलन हंगरी को की जो एक राष्ट्रीय अस्मिता थी, एक राष्ट्रीय पहचान था, वो प्रदान किया। तो हम कह सकते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का जो यह चैप्टर है वो हमें यूरोप के अलग अलग देशों की अलग अलग परिस्थितियों में कैसे वहाँ राष्ट्रवाद पनपा, कैसे वहाँ राष्ट्रवादी विचारधारा एक अपना स्थान बना पाया, इस पर हम अच्छी तरह से इस पर चर्चा कर रहे हैं, अच्छे से हम लोग जान रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप लोग इसका लाभ उठा रहे होंगे। अधिक से अधिक संख्या में आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर यह वीडियो आप यूट्यूब देखेंगे तो मेरे कर दीजिएगा। और चैनल का नाम है रवि सर की पाठशाला। रवि सर की पाठशाला के नाम से फेसबुक पेज है जिस पर आप लाइव अभी देख रहे हैं। अपने मित्रों को आमंत्रित कीजिए। न सिर्फ वर्ग 10 के लिए कक्षा महत्वपूर्ण है, बल्कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे भी इससे लाभान्वित होंगे, क्योंकि विश्व इतिहास से यूँ तो बहुत सारे प्रश्न नहीं होते हैं, लेकिन कुछ एक प्रश्न ही सरदर्द के लिए काफ़ी है। और अगर आप यूरोप में राष्ट्रवाद नाम का इस अध्याय को अच्छे से पढ़े होंगे, आप अंदाज़ा लगा पाए होंगे कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं। बातचीत के क्रम में कई बातें हो जाती, जैसे अभी मैंने ऑस्ट्रिया की राजधानी बुडापेस्ट बताया, कभी कभी मिलाने वाले में आ जाता है। एक तरफ यूरोप के कुछ देश, दूसरी तरफ राजधानी, और आपको फिर उसको मिलाना होता है। इस क्रम में आप ऑस्ट्रिया की राजधानी बुडापेस्ट को जान लिया, है ना। तो कुछ बातें आप सीख रहे हैं, और अगर आप सीख रहे हैं तो यह बात आप कमेंट करके कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है, मेरे प्रयास आपको कैसे लग रहे हैं। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि इससे यह फलदायी है, साथ इसे शेयर करेंगे। तो आज की कक्षा हंगरी के आंदोलन, हंगरी में राष्ट्रवादी विचारधारा कैसे पनपा, कैसे वहाँ के क्रांतिकारियों ने मिलकर ऑस्ट्रिया के चंगुल से हंगरी को आज़ाद करवाया, और फिर हंगरी शर्तों को ऑस्ट्रिया मानने के लिए तैयार हो गया, और अंततः हंगरी आज़ाद हो गया। जो कल की हमारी कक्षा होगी, क्योंकि कल भी हम इतिहास पढ़ेंगे 10 वर्ग में, और फिर परसों यानी शुक्रवार को हम 9th के ज्योग्राफी पर चर्चा करेंगे। लेकिन कल तक हम लोग इतिहास ही पढ़ रहे हैं, तो राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद नाम के इस अध्याय को अंतिम रूप प्रदान करेंगे। इसलिए कल की कक्षा में आप जरूर जुड़िएगा। कल की कक्षा जो है वो आधे घंटे की होगी, और आप सभी से मेरा यही अनुरोध होगा कि आप लगातार लाइव बने रहें, ताकि आप इसका लाभ उठाएं। इन शब्दों के साथ मैं आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सभी मिलकर इस कोरोना महामारी से लड़ रहे होंगे। लड़ने के लिए इससे आसान तरीका है अपने घर में रहना है, और अगर घर से बाहर निकलते भी हैं तो जो भी दिशा निर्देश हैं उसका पालन करना है। और देख ही रहें कि स्थितियां विकट हो रही है। लॉकडाउन के बाद भी स्थितियां नियंत्रण में नहीं आ रही हैं। ऐसे में आप सभी का घर में रहना बहुत ज़रूरी है। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।